नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस के बागी विधायकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से कांग्रेस एमएलए मोहम्मद इलियास ने मुलाकात की है। कुछ दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी। मोहम्मद इलियास पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के इल्जाम है और इस सब के बीच अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास से जवाब मांगा है और अभी तक उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर जवाब भी नहीं दिया है। और इस बीच जो ये मुलाकात हो रही है, एक तरह से कयास लगाया जा सकता है कि क्या कहीं मोहम्मद इलियास बीजेपी में एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करते हैं और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मुलाकात की है मोहम्मद इलियास ने और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के इल्जाम है इन पर। कांग्रेस ने जवाब मांगा है और अभी तक मोहम्मद इलियास ने जवाब भी नहीं दिया है। तो इस तरह से जो ये मुलाकात हो रही है, एक तरह से कयास लग रहे हैं कि कहीं मोहम्मद इलियास बीजेपी में जाने की तैयारी में तो नहीं है। बीजेपी के प्रति इनकी जो है वफादारी ना दिखे, क्योंकि पहले भी क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे हैं राज्यसभा चुनाव में। और अब जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, पहले नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात होती है और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से ये मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि इन मुलाकातों के पीछे की वजह क्या है। क्यों मोहम्मद इलियास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो नायब सिंह सैनी हैं या फिर मनोहर लाल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और एक तरफ उन पर क्रॉस वोटिंग के इल्ज़ाम लगे हैं राज्यसभा चुनाव में। और इसको लेकर जवाब भी मांगा गया है कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद इलियास से कि आखिर उन्होंने क्रॉस वोट क्यों किया। बुधवार को ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने मुलाकात की थी और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, दोनों तस्वीरें। एक तस्वीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वो नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक तस्वीर आती है बुधवार को जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मोहम्मद इलियास नजर आते हैं और अब दूसरी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे हैं और अब वो बीजेपी के साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो नायब सैनी से मिलने के लिए मोहम्मद इलियास आए थे, उनके बेटे भी उनके साथ थे और वो खुद संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर मिलकर के गए थे। और अब एक तस्वीर जो निकल करके सामने आई है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग के जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब उसके बाद यही माना जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया था और इसी वजह से अब वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करना और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करना, क्योंकि हम देखें कि दो विधायकों का नाम आया था, मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास, दोनों विधायकों का नाम आया था जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और लगातार पार्टी ने उनको जो नोटिस देने का काम किया और नोटिस ही नहीं दिया। अब उन पर पार्टी एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं, क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी में एंट्री की तैयारी है मोहम्मद इलियास की? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बीजेपी में एंट्री की तैयारी है, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस में ही है। कांग्रेस पार्टी ने ही उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है अभी, क्योंकि नोटिस दिया गया था। नोटिस में का जवाब 1 सप्ताह के अंदर देना था, लेकिन नोटिस का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब 30 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है दिल्ली के अंदर, वहां क्या फैसला होता है और उसके बाद अनुशासन समिति जो है वो क्या फैसला लेती है। क्या उड़ीसा की तरह 3 विधायकों को जिस तरह से उड़ीसा के अंदर पार्टी से निकाल दिया गया, उसी तरह से क्या हरियाणा के अंदर भी 5 विधायकों को पार्टी से निकाला जाएगा? अगर पार्टी से निकाला जाता है तो विधायकी उनकी नहीं जाएगी, फिर भी जो विधायक वो बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर वो ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं तो उनको पहले विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर वहां उपचुनाव होगा।
तो कहीं ना कहीं अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर पार्टी उनको निकाल देती है तो वो निर्दलीय के तौर पर हो जाएंगे और फिर वो पार्टी से, बीजेपी पार्टी या किसी भी पार्टी से नजदीकियां बढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो अगर अपने हल्के के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले या केंद्रीय मंत्री से मिले, वो किसी से भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। फिलहाल जो है मुलाकात हुई है, अभी इस तरह से जो है नहीं कहा जा सकता कि वो एंट्री में है, तैयारी कर रहे हैं बीजेपी में जाने की या नहीं, लेकिन फिर भी इन नजदीकियों के बाद मोहम्मद इलियास पर जो सवाल उठे हैं क्रॉस वोटिंग के, वो गंभीर होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 विधायकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है। शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने नोटिस का जवाब दिया है और क्रॉस वोटिंग के आरोपों से दोनों विधायकों ने इनकार कर दिया है। सीधा कहना है कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट किया है। 3 विधायकों ने अभी तक इस नोटिस का जवाब ही नहीं दिया है। अब 30 मार्च को बागी विधायकों पर फैसला हो सकता है, क्योंकि 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग है और इस मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। 2 विधायक 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे थे, जिनमें शैली चौधरी, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास जो है वो भी शामिल हैं। इसके साथ ही रेणु बाला पर क्रॉस वोटिंग के इल्जाम लगे हैं। और इस सब के बीच अब 2 विधायकों ने ही जवाब दिया है और सीधा कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दिए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी को जितवाना चाहते थे। किसने क्रॉस वोट किया, भूपेंद्र हुड्डा को पता था। बड़े आरोप हैं अभय चौटाला के ये, और उन्होंने कहा कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बता देते तो मैं कांग्रेस को वोट डलवा देता। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो सब भूपेंद्र हुड्डा के चहेते हैं। बड़ा इल्जाम है। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का ये बड़ा बयान है, इल्जाम है सीधे सीधे, और साफ कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी को जितवाना चाहते थे। कि भी वो विधायक तेरे मना कर रहे हैं और आप कहते हो कि 5 है। 5 नहीं, हम कहते हैं 9 है। आपको भी पता है 9 लोगों की वजह से आज बीजेपी वाला जो है जीतता जीतता बचा है। 9 क्रॉस हुए हैं कि नहीं हुए, चाहे 4 कैंसिल हुए और चाहे वोट उनके पक्ष में डाला। अगर उनको ये पहले पता लग जाता कि भी इस तरह की बात हो सकती है तो हुड्डा एक आधा और दे देता इनको। ये छुपाया क्यों? इसी बात का जवाब पूछ लेना ना आप कि भी आपने काउंटिंग तक ये बात छुपा करके क्यों रखी? आपने 3 बजे क्यों नहीं बताई? और चलो 3 बजे भी नहीं बताई तो 5 बजे बता देते। जब बंद हो गया था तब बता देते। छुपाया क्यों? अरे ये मैं भी आपको बता दूंगा, समय आने दो थोड़ा सा। मैंने सही कांड में नहीं बता दिया था कौन कौन है जिम्मेवार इसकी। तो जहां क्रॉस वोटिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के बीच, वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल और के सुरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में प्रियंका गांधी के पीए का भी नाम शामिल है। सुचित्रा देवी और उनके पति ने पुलिस को शिकायत दी कि करोड़ों रुपए लेकर टिकट नहीं दिया गया उन्हें। एफआईआर दर्ज होने को लेकर सुचित्रा देवी के पति गौरव कुमार भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि पैसे लेने के मामले में 3 सांसद और शामिल हैं। पैसे वापस नहीं दिए तो सांसदों के नाम भी लिए जाएंगे। गंभीर इल्जाम एक तो लगाए गए हैं, पैसों के बदले टिकट लेने और देने की बात हो रही है और दावा यह किया जा रहा है कि उनसे करोड़ों रुपए लिए गए लेकिन टिकट नहीं दिया गया। ये इल्जाम है, जिसमें जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके नाम भी लिए गए हैं, शामिल है। प्रियंका गांधी का नाम इसमें शामिल है और अब
इस पूरे मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल और के सुरेश का नाम शामिल है। साथ में प्रियंका गांधी के पीए का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। दिल्ली पीए शदाब अहमद खान के खिलाफ मैंने कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी थी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और उन्होंने दिल्ली पुलिस ने बिना किसी दबाव में आते हुए ये एफआईआर रजिस्टर्ड की है। तो बड़े इल्जाम है, गंभीर इल्जाम है। पैसों के बदले टिकट लेने का दावा किया गया है। महिला कांग्रेस की पूर्व महासचिव है जिन्होंने ये शिकायत की है कि उनसे करोड़ों रुपए लिए गए टिकट लेने के नाम पर, कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन फिर टिकट नहीं दिया गया है। इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वों के जो है नाम उन्होंने लिए हैं। इसके साथ ही अब एक और चेतावनी भी दी गई है। सुचित्रा देवी के जो पति हैं, उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए के टिकट को लेकर जो ये लेन देन हुआ है, इसमें 3 सांसद भी शामिल हैं और अगर पैसे नहीं लौटाए जाते हैं, वापस किए जाते हैं, तो इन सांसदों के नाम भी लिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, गंभीर इल्जाम है और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या अपडेट इसको लेकर? कुलदीप, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने करोड़ों रुपए, 7 करोड़ रुपए लिए थे जो बाबल विधानसभा वहां से टिकट देने के, और जो वेणुगोपाल के सुरेश, प्रियंका गांधी और उसके पीए साहब अहमद खान पर ये आरोप लगे थे। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुलाया था, पेशी भी हुई थी। वहां पर पेशी के दौरान उनसे पुख्ता सबूत लिए गए थे, जो डॉक्यूमेंट उनके पास थे, जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो ली गई थी कुलदीप। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हालांकि इससे पहले गौरव और उसकी पत्नी जो सुचित्रा थी, वो राहुल गांधी के निवास स्थान पर गए थे, लेकिन उन्हें पहले डिटेन कर लिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और दिल्ली पुलिस ने एक आश्वासन दिया था कि वो कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल नई दिल्ली के जो नॉर्थ एवेन्यू थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है प्रियंका गांधी के पीए साहब अहमद खान, केसी वेणुगोपाल, के सुरेश और केसी वेणुगोपाल के पीए अंशली पर एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर नंबर 11 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 की 2, 318 की 4, 316 की दया के तहत मामले दर्ज हुए। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद जो सुचित्रा के पति है कुलदीप ने एक बड़ा खुलासा भी किया है कि इनके अलावा इन सांसद और शामिल हैं, अगर वो पैसे समय पर नहीं देते हैं तो उनके भी नाम का खुलासा होगा और उन पर भी वो एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जी कुलदीप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज की गई है और अब पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट को लेकर छिड़े विवाद की, जिस पर बड़ा फैसला आया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन ने यह फैसला सुनाया और 104 करोड़ रुपए के बजट को जुडिशियल कमीशन ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा कोरम न होने के चलते ये फैसला लिया गया है, बजट को रद्द किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 1 जिला सचिवालय में सुनवाई हुई। बजट रद्द होने पर बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता की जीत हुई है। दादूवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि जो फैसला जुडिशियल कमीशन की तरफ से सुनाया गया, उस फैसले में हरियाणा की जनता की जीत हुई है। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां आयुष्मान भारत योजना पर बड़ा संकट मंडराता नजर आ रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुरुग्राम में इलाज ठप है। कई महीनों से आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिल रहा है। भुगतान में देरी की वजह से अस्पताल नहीं जो है इलाज कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने करोड़ों रुपया बकाया होने की बात कही है। पहले भी आयुष्मान कार्ड को लेकर पूरे प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आया था, जब भुगतान न होने की वजह से डॉक्टरों ने और अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये मामला सिर्फ गुरुग्राम में नजर आ रहा है, जहां इल्जाम है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनको इलाज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? भुगतान में देरी की वजह से अस्पताल इलाज नहीं कर रहा है।
जो आयुष्मान कार्ड के जरिए लोग इलाज करवाते हैं उसका भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है, और जब उसमें देरी हो तो फिर इसके बाद अस्पताल जो है अब इलाज देने से मना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, गुरुग्राम में जो इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम का जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हार्ट को लेकर जो सेंटर बनाया गया है वो पीपीपी मॉडल के ऊपर है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो लोग हैं वो अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन पिछले अगस्त 2025 से यहाँ पर इसका भुगतान नहीं किया गया सरकार की तरफ से, जिसके चलते इन्होंने जो इलाज है वो करना बंद कर दिया। यानी कि जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो लोग हैं, जो मरीज यहाँ आते हैं, उनका अब इलाज नहीं हो रहा है। जो कंपनी है वो लगातार ये मांग कर रही है कि सरकार के पास जो हमारा पैसा बैलेंस है, पहले सरकार उसका भुगतान करे, उसके बाद ही वो आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का इलाज करा पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है, खासतौर से जो लोग हरियाणा के ना होकर के जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर है गुरुग्राम, तो बाकी प्रदेशों के लोग यहाँ काफी संख्या में हैं। वो लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत वो लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं लेकिन उनको उसका फायदा भी नहीं मिल रहा है। जी धर्मवीर, वहीं जो भुगतान ना होने की बात की जा रही है, इस पर सरकार की तरफ से किसी अधिकारी की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? देखिए, अधिकारियों का ये कहना है कि हाँ बिल्कुल इसका भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इलाज बंद है। उन्होंने रिमाइंडर सरकार को भेजा है और जल्द ही इसका भुगतान हो जाएगा और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा और जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो दूर कर दी जाएगी, लेकिन कितने जल्द किया जाएगा फिलहाल ये कोई भी साफ नहीं कर रहा है। लगभग पिछले साल अगस्त से बंद है लगभग। इसका रीजन ये है सर कि हमारी पेमेंट पेंडिंग है आयुष्मान डिपार्टमेंट की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जो भी क्वेरी उनको लगा के जब देते हैं वो हमें अपडेट कर देते हैं, लेकिन आयुष्मान डिपार्टमेंट ही इतना लेट लतीफी करता है कि 2023 के पेशेंट की क्वेरी लगा के हमें 2026 में अभी दे रहा है। मतलब तो अगर क्वेरी अब हमारे को लगा के दे रहा है, अब हम उसको सोल्व करेंगे तो उसकी पेमेंट ऑलरेडी डिले होगी। 2023 में हम केस कर चुके हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर प्रोसेस ही चालू नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं आएगी तो सर हमारे लिए बहुत मुसीबत है। हमें वेंडर्स की पेमेंट पर मंथ देनी पड़ती है, तभी हमें सामान प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग या फिर केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है इस इलाज को सुचारू रूप से कराना? सर आयुष्मान डिपार्टमेंट आता है केंद्र सरकार के अधीन, हरियाणा सरकार के अधीन नहीं आता है। बट ये मैं इसमें क्लियर नहीं बता सकता कि इसमें जिम्मेदार कौन है। उधर चंडीगढ़ में डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। सीएम आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान सीएम ने सपरिवार बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद भी लिया। तो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर, यह मुलाकात हुई है जहां डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। शिष्टाचार भेंट है और इस दौरान सीएम ने सपरिवार बाबा गुरिंदर सिंह से आशीर्वाद लिया। और अब जिक्र करेंगे पेट्रोल डीजल पर घटी एक्साइज ड्यूटी का, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए यह फैसला लिया है। जनता को इससे आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे प्रयासों में केंद्र सरकार का सहयोग देती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को उन्होंने जनता के हित में बताया है और जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है। केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी
में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपये घटाकर मात्र 3 रुपये कर दिया है, जबकि डीजल पर इसे 0 कर दिया है। कोई एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को सराहनीय बताया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। सारे देश में पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें लगी हैं और सीधा सीधा उनका कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उससे जो ग्राहक है, जो पेट्रोल डीजल खरीद रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। इस फैसले से अभी भी सारे देश के पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोगों के बीच घबराहट देखने को मिल रही है। उधर करनाल में पेट्रोल डीजल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर सूचना पत्र चिपका दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी है, कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। करनाल में नॉर्मल तरीके से पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग। मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। कई जगह कच्चे तेल की थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर भारत की बात करें तो कई जगह पेट्रोल पंप पर लाइन भी नजर आई, लेकिन अगर करनाल की बात करें तो पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। यहाँ ना पेट्रोल की दिक्कत है, ना ही डीजल की दिक्कत है। पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। आपको ये बता दें कि पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। बहुत सारे लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। हमारे साथ अंकल भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, लोगों में एक पैनिक है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नॉर्मल हम डलवा रहे हैं। ये रश देखो, कुछ है ही नहीं। इतना तो मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है। लोगों को एक मैसेज देंगे कि हाँ, बिल्कुल कोई पैनिक ना हो। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गैस वगैरह भी मिल ही रही है। सब मिल गया। कल हमें दे के गए, खुद दे कर गए। ये देखिए, गैस भी मिल रही है, पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है और पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मैनेजर है पेट्रोल पंप के। सर, क्या स्थिति पेट्रोल पंप पर? बिल्कुल नॉर्मल है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे रूटीन में सेल चलती है वैसे ही सेल चल रही है और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। भिवानी में पेट्रोल डीजल ही पंपों पर खत्म होने की खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल खत्म होने से पंप पर देशों में जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में, उसका असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल पर भी इसकी मार पड़ती नजर आ रही है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो चुका है। स्टॉक खत्म होने पर पंप को रस्से लगाकर बंद किया गया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पंप मालिक ने बताया कि फ्यूल की कमी नहीं है। पैनिक के चलते जो मारामारी हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्यादा फ्यूल लेकर जाना चाहते हैं, स्टॉक करने में लगे हैं, उसके चलते ये रस्सी लगाई गई। देशों में जो जारी युद्ध है उसको लेकर जो है अन्य देशों में भी, खासकर भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो है गैस की किल्लत सामने आई, लोग परेशान हुए, लाइनें लगी और अब जो है पेट्रोल पंपों पर जो है ये नौबत शुरू हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है ख़त्म होने से पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं। यहाँ पर रस्सा डालकर जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो ख़त्म हो चुका है। जी, क्या कहेंगे, ये दिक्कत, ये नौबत क्यों आई है पेट्रोल को सील बंद करने के? ये पीछे से सप्लाई नहीं आ रही सर। कितने दिनों से नहीं आई? ये आज ही नहीं, कल तो आई, सुबह आज ही खत्म हुआ है। तो क्या लगता है क्यों परेशानी आई, क्यों दिक्कत आई है, इसके पीछे वजह क्या है? पीछे वजह तो सर आपने क्या बताया? नहीं, आपने ये सप्लाई अचानक से इतनी डिमांड बढ़ी है या पीछे से सप्लाई नहीं है, वजह क्या है जो स्टॉक खत्म हो गया? स्टॉक तो ये सेल ज़्यादा हो गई एकदम।